आज 19 मई है, लेकिन हम 17 और 18 मई की करंट अफेयर को कवर करेंगे। क्योंकि मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेला होने के कारण चीज़ों में थोड़ा सा पीछे होता जा रहा हूँ। मैं समझ पा रहा हूँ आप लोग इस चीज़ से काफ़ी उदास होंगे, काफ़ी हताश मैं भी हूँ, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ पूरा कि क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो पाए। और इसीलिए मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ कि पीछे की सारी जो चीज़ें हैं उनको मैं कवर कर पाऊँ, कोई चीज़ छूटे ना। तो इसके लिए थोड़ा सा लेट होते जा रहा हूँ। बहुत जल्दी ऐसा प्रयास करूंगा कि हर रोज़ की करंट अफेयर उसी दिन सुबह आ जाया करे, ठीक है। और थोड़ी सी एक और प्रॉब्लम है कि कई दिनों से मेडिसिन खाने के बाद में अब खाना वाना बंद करवा दिया था। जो बीमारी हुई थी उसमें खाना वाना एकदम बंद करवा दिया था। तो जब भी लैपटॉप पर बैठता हूँ, थोड़ी समय तक, ज़्यादा अधिक समय तक गुजारता हूँ, तो उल्टियाँ आने लगती हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है, तो थोड़ा सा इसलिए मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को मैनेज कर लूँगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो पहली न्यूज़ समझ लेते हैं। जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि 2023 की हैलोवीन परिघटना के करीब 2 दशक बाद पृथ्वी ने एक बार पुनः G5 स्तर के जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का सामना किया है। अब देखो यहाँ पर ना एक दो चीज़ें समझ में नहीं आई होंगी। पहली, हैलोवीन परिघटना क्या है। दूसरी कि ये G5 स्तर क्या है। और तीसरा कि ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है। तो देखो, जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म सबसे पहले समझते हैं। इधर देखिए कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म सामान्य तौर पर पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में उत्पन्न व्यवधान होते हैं जो साधारणतः CME यानी कि कोरोनल मास इजेक्शन के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में अभिक्रिया करने से उत्पन्न होते हैं। अब समझो इस बात को। देखो, जो सन होता है ना, सन की जो आउटर कोर होती है, वो आउटर कोर में एक प्रकार का कोरोनल मास यानी कि एक प्रकार की ये पदार्थ होता है जो उड़ता रहता है, ठीक है। और ये उड़ उड़ के ना अर्थ पर आता है। लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है और इसको यानी कि जो कोरोनल मास है उसको आने नहीं देता है अर्थ पर, ठीक है। इससे इसको इसकी सुरक्षा करता रहता है। तो इसलिए तो मैग्नेटिक फोर्स को, अर्थ के मैग्नेटिक फोर्स को इसका सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन मान के चलो किसी तरीके से ये जो ये जो मान के चलिए जो कोरोनल मास इजेक्शन है, अगर ये इस तरीके से आए कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है इसका, इसमें किसी तरीके से व्यवधान उत्पन्न कर दे और अंदर तक आ जाए, पृथ्वी पर थोड़ा बहुत पहुंचे या इस क्षेत्र में थोड़ा बहुत घुस जाए, तो इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत जो इससे जो व्यवधान उत्पन्न होता है, इसके मैग्नेटिक जो क्षेत्र है उसमें जो व्यवधान उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक स्टॉर्म। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म। अब देखो, पहली बात हम समझ चुके हैं कि भाई मैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है। दूसरी बात क्या है? हैलोवीन परिघटना। हैलोवीन परिघटना समझने से पहले एक और चीज़ समझते हैं कि जो भाई अगर ये जो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है ना, यानी कि जो व्यवधान उत्पन्न होता है, वो उसका जो स्तर है वो 5 स्तर में बांटा गया है, G1 से लेकर G5 तक, ठीक है। अब G1 सबसे कमज़ोर होता है और G5 इसका सबसे मजबूत, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि अगर G5 स्तर का अगर स्टॉर्म अगर फेस किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो अर्थ का जो मैग्नेटिक जो फोर्स है, जो मैग्नेटिक एरिया है, उसमें बड़ा व्यवधान उत्पन्न हुआ है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, तो अब ये समझो 2003 में G5 स्तर का ही एक मैग्नेटिक स्टॉर्म आया था जिसे हैलोवीन परिघटना नाम दिया गया था। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अब हमारे क्या समझ में आई कि हैलोवीन परिघटना यानी कि G5 स्तर का एक मैग्नेटिक स्टॉर्म 2003 में आया था। उसके बाद में G5 स्तर का जो मैग्नेटिक स्टॉर्म है वो अभी फेस किया गया है, ठीक है। ये चीज़ है न्यूज़ में, ठीक है। ये बात समझ में आई? ठीक है, समझ में आ चुकी है। अगर हम देखना चाहें ना इसको कि भाई किस तरीके से करता है, तो हम एक बार इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि कैसे अर्थ, जैसे कि ये अर्थ है, समझ रहे हो, और ये सन है, तो सन की तरफ से जो कोरोनल मास का इजेक्शन होता है वो अर्थ को किस तरीके से हार्म पहुंचाने का प्रयास करता है और अर्थ किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करती है अपने मैग्नेटिक फोर्स से। हम ये चीज़ देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये 8 मिनट यानी कि 8 मिनट में सूर्य से अर्थ तक प्रकाश पहुंचता है, हमें पता है। तो प्रकाश जिस तीव्र से पहुंचेगा, तीव्रता से, उसी तीव्रता से ये जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म, ये जो कोरोनल मास इजेक्शन है वो पहुंचेगा, ठीक है, अर्थ प्रकाश के साथ में। वो किस तरीके से ये प्रोटेक्ट कर रहा है? ये है मैग्नेटिक फोर्स और ये है कोरोनल मास जो इससे अर्थ को पर आने से रोक रहा है। क्या समझ पा रहे हो? जी हाँ, समझ में आ रहा होगा। अगले न्यूज़ पर आ जाते हैं। आगे कह रहे हैं कि चर्चा में रहा कंवर झील या कंवर ताल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि बिहार। देख लेते हैं। इसे कंवरताल आर्द्रभूमि भी कहा जाता है। यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। यह मीठे पानी की एक प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। इस झील को गंडक, बाया तथा करेह नदियों से पानी मिलता है। यह बिहार का पहला रामसर स्थल है, ठीक है। ये भी चीज़ समझ गए होंगे। आगे, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सड़कों के दोनों ओर सॉइल नेलिंग तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है?
ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि तमिलनाडु। अब सवाल ये बनता है कि भाई सॉइल नीलिंग तकनीक क्या है। तो याद रखना इसको, मेंस के लिए इसको ना एक बार लिख लेना एक जगह पर कि सॉइल नीलिंग तकनीक क्या, अपनी डायरी में ये नोट कर लेना, क्योंकि ये कुछ नई नई तकनीक है। अगर आप किताब में पढ़ोगे ना मृदा संरक्षण के लिए, तो हो सकता है आपको सॉइल नीलिंग तकनीक कहीं किसी किताब में मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज नॉर्मल किताबों में आपको मिलेगी नहीं। इसलिए क्या करना है, आपको इसको स्टार मार के लिख लेना है, ठीक है, अपने पास, ताकि ये चीज़ आपको याद रहे। क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे और उसमें जब आप मृदा संरक्षण के बारे में बात कर रहे होंगे तो आप इस तकनीक का नाम डाल पाएँ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो टेक्निक चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं वेटेज बढ़ा देती हैं, आपके आंसर का एक भारीपन ला देती हैं उसमें, ठीक है। जैसे कि सॉइल नीलिंग तकनीक की बात की जाए, ये मृदा संरक्षण की तकनीक है, ठीक है। अब जैसे ये है ये वो क्षेत्र है जहाँ से मृदा का कटाव अधिक मात्रा में होता है, ये बात आप मानते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे कि ये जो स्टील की एक कीलें लगा लगा के और जाली टाइप की इस तरीके से मजबूत बना देंगे, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में इसके ऊपर हाइड्रोसीडिंग करेंगे। हाइड्रोसीडिंग क्या होती है, जैसे इस तरीके से ये भी जाली बना दी है, ठीक है। अब हाइड्रोसीडिंग क्या होती है कि हाइड्रोसीडिंग के तहत क्या होता है कि इसके ऊपर ना घास के बीज, पानी और कुछ ऐसे पोषक तत्व जो घास उपजाने के लिए आवश्यक होते हैं वो इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे धीरे धीरे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इस क्षेत्र में ना घास उपजने लगेगी, और घास अगर बड़ी मात्रा में उपज आएगी तो वो इस तरीके से घास बन के तैयार हो जाएगी। अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि पानी बरस से कुछ भी इशू हो, ये इस जगह से जो मिट्टी का कटाव है वो नहीं हो सकता। क्या आप क्लियर, क्या बात क्लियर हुई। याद रखना ये जो सॉइल नीलिंग तकनीक है और हाइड्रोसीडिंग, ये दोनों शब्द याद रखने हैं। क्या क्या, सॉइल नीलिंग, ठीक है, और दूसरी हाइड्रोसीडिंग, ठीक है। अब इससे क्या याद रखना है आपको कि ये दोनों टेक्नोलॉजी के आपको नाम याद रखने हैं, पीछे नीचे मैंने अगली स्लाइड में इसको मेंशन भी कर रखा है। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप भूस्खलन की बात करेंगे, ठीक है, भूस्खलन की बात करेंगे यानी कि लैंड स्लाइड की बात करेंगे, तो लैंड स्लाइड में भी आप इन तकनीकों का नाम डालेंगे। समझ में आ रहा है, आप मीन्स आंसर राइटिंग करते समय भूस्खलन पर यानी कि लैंड स्लाइड पर बात कर रहे होंगे तब इस नील सीडिंग का और इसका हाइड्रोसीडिंग का नाम डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। देख लेते हैं, तमिलनाडु सरकार नीलगिरी की मुख्य सड़कों के दोनों ओर मिट्टी की ढलानों को मजबूत या स्थिर करने के लिए सॉइल नीलिंग तकनीक अपना रही है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। इस तकनीक में किसी क्षेत्र में मृदा युक्त संरचना या ढलानों को मजबूत करने के लिए मिट्टी को मजबूत करने वाले तत्वों को मिश्रित किया जाता है तथा इसके पश्चात हाइड्रोसीडिंग की जाती है। हाइड्रोसीडिंग में मिट्टी में बीज, उर्वरक और जैविक सामग्री तथा पानी का मिश्रण डाला जाता है, ठीक है, जिससे घास और वनस्पतियों को विकास के लिए अनुकूल सामग्री निर्मित हो जाती है। यह घास और वनस्पतियां मृदा की ऊपरी परत को मजबूत रखना और मृदा अपरदन को रोकने में मदद करती हैं, ठीक है। देख लेते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चर्चा में रही वैक्सीन TAK-003 किस बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू, कोरोना या इंसेफेलाइटिस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि डेंगू। देख लेते हैं। TAK-003 वैक्सीन जापान की फार्मा कंपनी टेकेडा द्वारा विकसित की गई है, ठीक है, डेंगू की वैक्सीन है, पहली बात। दूसरा, WHO द्वारा हाल ही में इस वैक्सीन को डेंगू के लिए प्री क्वालिफाई किया गया है। बात समझ में आई, ये चर्चा में क्यों आई है। दूसरी चीज़ और महत्वपूर्ण, इसके साथ ही WHO द्वारा प्री क्वालिफिकेशन प्राप्त करने वाली यह दूसरी वैक्सीन बन गई है। महत्वपूर्ण ये और है, लेकिन पहली वैक्सीन कौन सी है, CYD-TDV, ठीक है, याद रखना इस चीज़ का। अब पता है, हो सकता है इन वैक्सीन के नाम आ जाएं और पूछें कि ये है क्या चीज़ संबंधित है या किस चीज़ से संबंधित है, और नीचे फिर लाइन दी हो कि मतलब वैक्सीन है या कोई उल्का पिंड है या फिर कोई डायनासोर के खोजे गए कुछ भी डाल सकता है ये, ठीक है। तो इस चीज़ की आपको दिमाग में रखनी चीज़ का ये है क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में चर्चा में रहा मिशन ल्यूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन निम्न में से किन दो देशों का संयुक्त मिशन है, ठीक है। ऑप्शन है भारत, यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय यूनियन या जापान, भारत, जापान या भारत और जापान, सॉरी ये अमेरिका, जापान या भारत और जापान। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, यानी कि भारत और जापान, ठीक है। देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा में रहा अगाती द्वीप भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह का हिस्सा है। ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह, तीसरा है श्री हरिकोटा द्वीप का एक हिस्सा और चौथा है APJ अब्दुल कलाम द्वीप का एक हिस्सा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि लक्षद्वीप द्वीप समूह। देखो ये चर्चा में क्यों आया, देखो पहले तो इसकी लोकेशन देख लीजिए। जैसे ये है केरल, और केरल से अगर अगाती द्वीप की बात करी जाए, ये है अगाती द्वीप, तो 459 किलोमीटर लगभग दूर है, ठीक है। ये लक्षद्वीप के सारे द्वीप हैं, ठीक है। तो हमने इसको कवरत्ती से थोड़ा सा ऊपर है, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट में थोड़ा सा, ठीक है। इसको हल्का सा आपको दिमाग में रखना है। और अगर हम इसकी ये बनावट देखना चाहें तो कुछ इस तरीके की अगाती आइलैंड की बनावट, ठीक है। आप देख के समझ गए होंगे। अब ये है कि
आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा कि ये चर्चा में क्यों आया है। तो देखो, लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा आगाती द्वीप पर बड़ी मात्रा में सी एनीमोन में व्यापक स्तर पर ब्लीचिंग की परिघटना देखी गई है। क्या देखी गई है? ब्लीचिंग की परिघटना। अब देखो, ब्लीचिंग की परिघटना है क्या, चलो समझाते हैं पहले, लेकिन एक और चीज़ देख लो कि सी एनीमोन एक जलीय प्रजाति है। सी एनीमोन के बारे में बताया, सी एनीमोन एक जलीय प्रजाति है। इसका भी शैवाल के साथ कोरल की भांति सहजीवी संबंध होता है। चलो समझ लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं। असल में देखो, ये है शैवाल, क्या है, सॉरी, ये है कोरल। क्या है ये? कोरल। ये जो रंग बिरंगे कोरल हैं। और ये क्या है? ये है सी एनीमोन। क्या है ये? सी एनीमोन। ठीक है, ये भी जलीय जीव हैं समुद्री, और ये भी समुद्री जलीय जीव हैं। इन दोनों में कुछ चीज़ें हैं जो समान हैं। पता है क्या? कि इनका खुद का ये जो रंगीन दिख रहे हैं ना, ये रंगीन जो दिख रहे हैं, ये इनका ये खुद का रंग नहीं होता है। इन पर क्या होता है कि एक जूजेंथलाई, क्या नाम है? जूजेंथलाई। ठीक है, जूजेंथलाई नाम का एक एल्गी होता है। क्या होता है? एल्गी, यानी कि शैवाल होता है। जूजेंथलाई नाम का एक शैवाल होता है, और ये शैवाल इन पर चिपका होता है, यानी सी एनीमोन पर भी और कोरल रीफ पर भी। और पता है ये शैवाल का काम क्या होता है? ये शैवाल क्या करता है कि प्रकाश की उपस्थिति में ये भोजन बनाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। और ये जो भोजन बनाता है उससे ऊर्जा देता है किसको? इधर देता है। अगर इससे चिपका होता है तो इसको कोरल को भी देगा, और इधर सी एनीमोन को भी देगा, क्योंकि ये नहीं बना पाते भोजन। समझ में आ रहा है? याद रखना, जब ये भोजन बनाता है ना, तो 90% जो इनके भोजन की निर्भरता होती है वो इसी शैवाल पर हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। दूसरी चीज़ क्या समझना है? इस शैवाल को क्या मिलता है? सबसे बड़ी बात ये कि इस शैवाल को यहाँ से मिलता है नाइट्रेट। और क्या मिलता है? क्योंकि शैवाल क्या है? शैवाल असल में एक घास ही तो है, और घास को जीवित रहने के लिए आवश्यकता किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है या नहीं? क्योंकि भाई घास CO2 लेती हैं और छोड़ती क्या है? O2। तो ये जो CO2 की पूर्ति करता है, कौन करता है? इधर ये करता है CO2 की पूर्ति, कोरल, और इधर ये सी एनीमोन भी पूर्ति करता है CO2 की। समझ में आ रहा है? और इसके अलावा नाइट्रेट, फॉस्फेट जैसी चीज़ें भी यहाँ से, इधर कोरल रीफ से, कोरल से, और इधर से सी एनीमोन से मिलती हैं। इसलिए इन दोनों के बीच, वही कोरल के बीच में और शैवाल के बीच में, और इधर सी एनीमोन और शैवाल के बीच में एक प्रकार का ना म्यूचुअल जो रिलेशनशिप हो जाती है ना, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाता है, यानी कि दोनों के दोनों इससे फ़ायदे में हो जाते हैं। सहजीवी संबंध हो जाता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और दोनों फायदे में रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन जब पॉल्यूशन वगैरह होता है, या फिर इसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है पानी का, या फिर बहुत ज़्यादा खनन, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा मत्स्य का पकड़ना, ये सब होता है अगर, तो इससे क्या हो जाता है कि ये स्ट्रेस फील करने लगते हैं। कौन? इधर तो कोरल भी और इधर सी एनीमोन भी। और इससे क्या होता है? ये इनको छोड़ देते हैं, शैवाल से ये रिश्ता तोड़ लेते हैं। और इस ऐसी स्थिति में ना तो शैवाल को भोजन मिलता है और ना ही इनको, और फिर इनकी स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाती है। जैसे कि ये देखो, ये देखिए, शैवाल को जो छोड़ना हुआ, अब ये जब शैवाल को खुद से दूर करते हैं तो क्या होता है कि इनको जो रंग प्रदान करता है ना, वो जूजेंथलाई ही प्रदान करता है। समझ में आ रहा है? जूजेंथलाई, शैवाल ही प्रदान करता है इनको रंग, इन दोनों को। तो अब जब ये जूजेंथलाई को ही दूर कर देंगे तो ये रंगहीन हो जाएंगे। तो रंगहीन होने के बाद में ये कुछ इस तरीके की स्थिति हो जाती है, इनका कब्रगाह सा बन जाता है। समझ में आ रहा है? और ये इधर देखिए, ये सफ़ेद होता है पूरा, इस रंग प्रदान करता है इसको कौन? जूजेंथलाई। तो इसकी भी स्थिति कुछ इस तरीके की हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाँ, कोरल ब्लीचिंग। हमने कहा था कोरल ब्लीचिंग या सी एनीमोन ब्लीचिंग। तो जो ब्लीचिंग है ना, वो इनके द्वारा शैवाल को दूर करना ही ब्लीचिंग कहलाता है, याद रखना। ठीक है, समझ में नहीं आया हो पहले तो। अगला प्रश्न क्या है कि अफ्रीका पर दूसरा भारत संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, कंपाला, वाशिंगटन DC या न्यूयॉर्क। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि वाशिंगटन DC। ठीक है, देख लेते हैं। इस संवाद का उद्देश्य अफ्रीका में एक साथ काम करने के लिए विचारों को साझा करना और संस्थागत तकनीकी एवं विपक्षी तालमेल विकसित करने के तरीकों का पता लगाना है। ध्यान रहे, भारत G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता प्रदान की गई थी। ये हमें पता ही है, इस बार जब हुआ था भारत में G20 का समिट, तो अफ्रीकी संघों को दी गई थी अध्यक्षता। पता है कि नहीं भाई? हमें पता ही है कि भाई G20 जो था उसमें क्या क्या था भाई? 19 तो देश थे, ठीक है, और एक क्या था? EU था। अब इसमें क्या हो गया? 19 देश ही है, EU है, और क्या है? अफ्रीकन यूनियन भी है। ठीक है, तो ऐसे करके ये टोटल 21 हो गए मेंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य चर्चा में रहा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उड़ीसा, असम, मेघालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि असम। देख लेते हैं। देखो, सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में असम राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य 175 किलोमीटर क्षेत्र में फैला है।
किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में फैला है। एक ग्रेट हिमालय रेंज की तलहटी में स्थित है। इस क्षेत्र को 1998 में अभ्यारण्य घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? ऑप्शन है एतानी बोनामाटी, दूसरा है रीता राठौर, नरगिस ठाकुर, प्रियंका शर्मा। इसका जो सही उत्तर है वो है ए, यानी कि एतानी बोनामाटी। ठीक है, देखो एतानी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वीमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जबकि पुरुष वर्ग में यह पुरस्कार नोवाक जोकोविक को मिला है। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया है? इसका उत्तर है बी, यानी कि सिक्किम में चलाया है। यहाँ पर क्या है कि हिमानी से बाढ़ आ गई थी, तो सबको बचाने के लिए ये ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया था। यह ऑपरेशन सिक्किम में इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया है। इंडियन आर्मी द्वारा चलाया गया है। यह ऑपरेशन सिक्किम में बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ राहत के लिए चलाया गया था। ठीक है, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चंद्रमा पर पहला रोवर रेलवे सिस्टम यानी कि फ्लोट बनाने की घोषणा किसने की है? स्पेस एक्स, इसरो, नासा या जाक्सा? इसका सही उत्तर है सी, यानी कि नासा द्वारा की गई है। ये देखिए इकोनॉमिक्स टाइम की न्यूज़ है, और ये जो है फोटो ये प्रतीकात्मक तौर पर, मतलब ये ओरिजिनल नहीं है, ये प्रतीकात्मक तौर पर फोटो है, यानी कि इस तरीके से कुछ हो सकता है। ठीक है, यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पहले रेलवे सिस्टम यानी फ्लोट बनाने की घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सुनील छेत्री का संबंध किस राज्य से है? खेल हमें पता है कि भाई फुटबॉल से संबंधित है, अब राज्य पूछा है इन्होंने, तो राज्य हमें पता होना चाहिए। कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब या मणिपुर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि तेलंगाना। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए, ऐसा आ जाता है अक्सर। ठीक है, सुनील छेत्री ने 6 जून को इंडिया और कुवैत के बीच होने वाले मैच के बाद संन्यास लेने की घोषणा की है। यह मैच सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में होने वाला है। सुनील छेत्री विश्व में गोल करने वाले 3rd रैंक के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। पहले कौन है? रोनाल्डो। ठीक है, रोनाल्डो। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं मैसी, और तीसरे हैं अपने सुनील छेत्री। सोच के देखिए कि रोनाल्डो और मैसी का कितना बड़ा नाम है, और जबकि हम सुनील छेत्री को कुछ लोग जानते तक नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी है दिक्कत। विश्व में फर्स्ट नंबर पर रोनाल्डो, दूसरे पर मैसी हैं, तीसरे पर सुनील छेत्री का नाम आता है। सुनील छेत्री ने 150 मैच खेल चुके हैं। ठीक है, देख लेते हैं, ये इंग्लिश वालों के लिए।